हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रतन सिंह पायल आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जिसको अपन बोलते हैं वेव मोशन, तरंग गति। तरंग गति विक्षोभ के रूप में चलती है, विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस के रूप में चलती है। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन ये बनता है, जब कोई तरंग गति करती है तो वो संचरण किसका करती है, या विक्षोभ है वो संचरण किसका करते हैं। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन आपको आंसर भी मिल गया होगा। तरंग जो है वो किसका संचरण करती है, ऊर्जा का संचरण करती है, ऊर्जा का संचरण करती है। मेरे हिसाब से याद हो गया सबके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये बनता है कि माध्यम में संचरण के आधार पर, संचरण के आधार पर तरंगें होती हैं दो प्रकार की। कितने प्रकार बोल रहा हूं, तरंग होती हैं दो प्रकार की। पहली जो तरंग है उसको बोलते हैं यांत्रिक तरंग। क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और सेकंड वाली जो होती हैं उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो आप देखो, शुरुआत करते हैं अपन यांत्रिक तरंग से। यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या जिनको गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये तरंग, अगर इन तरंगों को माध्यम नहीं मिले तो ये तरंगें गति नहीं कर पाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है यहाँ से कि माध्यम की आवश्यकता किन तरंगों को होती है, तो आप बोलोगे यांत्रिक तरंगों को होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं। ठीक है ना। इन तरंगों के लिए माध्यम के दो गुण आवश्यक हैं, दो गुण आवश्यक हैं। किसके, माध्यम के। नंबर 1 गुण तो है कि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए एक तो माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक होती है, एक माध्यम का जड़त्व है। या फिर इसी लाइन को मैं ऐसे बोलूं कि यांत्रिक तरंगें संचरित होती हैं, किन गुणों के द्वारा संचरित होती हैं। तो आप ये बोलोगे, नंबर 1 तो बोला मैंने प्रत्यास्थता। क्या बोला, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। अच्छा, नंबर 2 आप बोल सकते हो मैंने क्या बोला था, जड़त्व है, जड़त्व यानी इनर्शिया। अगर ये दो गुण होंगे तभी किसी माध्यम के अंदर, या फिर इन दोनों गुणों के द्वारा ही यांत्रिक तरंग है वो माध्यम के अंदर संचरित होती है। ठीक है। इसके बाद में यांत्रिक तरंगों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में बोला कि तरंग गति होती है, तरंगें होती हैं दो प्रकार की, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा, फिर बाद में इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम के दो गुण आवश्यक हैं। नंबर 1 बोला मैंने प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, नंबर 2 बोला मैंने जड़त्व यानी इनर्शिया। मेरे हिसाब से दोनों आपके याद हो गई। फिर बाद में मैं ये बोला था कि यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 तो होती है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गी। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अनुदैर्घ्य तरंगें हैं वो माध्यम के संघनन या कंप्रेसिबल, और एक होता है विरलन। यानी यहाँ पर माध्यम के कण जैसे मान लो पास हैं तो इसको आप बोलोगे सघन माध्यम हो गया, और यहाँ पर दूर दूर है तो ये आपका क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। यानी माध्यम के अंदर घनत्व में जो परिवर्तन होता है, क्या बताया मैंने, घनत्व में परिवर्तन होता है, तो उसी के आधार पर अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण होता है। डेफिनेशन इसी इस प्रकार से है, अगर आपकी तरंग इस साइड में गति कर रही है, तरंग की गति ये है, और माध्यम के कण भी ऐसे ही अगर कंपन करते हैं
समान दिशा में कंपन करते हैं तो ये तरंग कौन सी हो जाती है? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाती है। अनुदैर्घ्य तरंग, पहला क्वेश्चन आपका ये बना भाई कि तरंग की गति की दिशा में अगर माध्यम के कंपन हो तो आप कौन सी तरंग कहोगे? अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। सेकंड वाली बात ये बनती है कि अनुदैर्घ्य तरंग है वो तीनों माध्यमों में उत्पन्न होती हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। अनुदैर्घ्य तरंग मैंने क्या बताया कि तीनों माध्यमों में उत्पन्न होती हैं, ठोस में भी उत्पन्न होती हैं और द्रव में भी और गैस में भी उत्पन्न होती हैं। फिर बाद में तीसरी जो बात है अगर आप करना चाहो तो इसका एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका ध्वनि है। ठीक है कि ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, याद हो गया सबके? ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका नंबर 2 प्रकार होता है, वो अनुप्रस्थ होता है। क्या बताया मैंने? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसवर्स। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स नेचर बोलेंगे, है ना। अनुप्रस्थ के अंदर क्या होता है कि माध्यम तरंग की गति तो यूं होती है और माध्यम के कण है ये लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, तो इस प्रकार की तरंग को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर माध्यम तरंग की गति तो ये है और माध्यम के कण हो तरंग की गति की दिशा में है, यहाँ पर तरंग की गति के लंबवत है, लंबवत होने पर आप क्या बोलोगे? अनुप्रस्थ गति बोलते हो। फिर बाद में पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है ये केवल ठोस में उत्पन्न होती हैं या फिर द्रव की सतह पर? द्रव की सतह पर आप चेक कर लेना, वहां पर देखना चाहो तो। जैसे ठोस है, ठोस के अंदर दोनों तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, द्रव और गैस के अंदर केवल अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती हैं, लेकिन द्रव की सतह में कौन सी तरंग उत्पन्न हो सकती है? आपकी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है। और तीसरा इसका जैसे आप कर सकते हो, देखो भूकंप के समय 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक थर्ड वाली होती है एल वेव। ठीक है ना। तो उन 3 तरंगों के अंदर जो प्राइमरी हैं वो कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो इसका एग्जांपल में आप ये सीख सकते हो, एक तो प्रकाश, एक आप रस्सी में उत्पन्न तरंगें, कौन सी क्या बताया मैंने? रस्सी, टाइट रस्सी है उसके अंदर उत्पन्न तरंगें आप सीख सकते हो। एक बार दोबारा रिवाइज करूंगा, यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की। यांत्रिक तरंगें के अंदर अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंग होती हैं जिनकी गति और कंपन समान दिशा में होता है, गति और कंपन दोनों क्या होते हैं? समान दिशा में होते हैं। ये तरंगें तीनों माध्यमों में उत्पन्न होती हैं और इसका एग्जाम्पल क्या बताया? ध्वनि बताया था। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जिसमें तरंग की गति और माध्यम के कंपन लंबवत होते हैं, ये केवल एक माध्यम या फिर यूं बोल दो कि ठोस और द्रव की सतह में उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर मैंने प्रकाश थोड़ा सा गलत लिखा क्योंकि प्रकाश यांत्रिक तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तो है लेकिन प्रकाश है वो यांत्रिक तरंग नहीं है। तो आप इसको ऐसे समझो, इसको यहाँ से हटाओ, बाद में लिखेंगे इसको। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रकाश अनुप्रस्थ होती है लेकिन ये कौन सी तरंग नहीं है? यांत्रिक तरंग नहीं है। तो आप रस्सी के अंदर उत्पन्न तरंगें ले सकते हो या फिर जल की सतह पर, जैसे समुद्र की सतह पर, समुद्र की सतह पर जैसे अपन पत्थर डाल दें जल के अंदर, जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तो भाई ये तो बात होगी तरंगों की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, थोड़ी देर बाद में करूंगा, उससे पहले 2-4 डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तरंग से संबंधित परिभाषाएं कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली जब तरंग को शो करते हैं तो इसमें इस प्रकार से शो करते हैं, तरंग को इस प्रकार से शो करते हैं। यह तरंग की गति है और ये क्या है? कंपन है, माध्यम के कंपन है। तो पहला इसमें एक डेफिनेशन आती है आयाम यानी एम्पलीट्यूड, आयाम यानी एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आती है। ये इसकी माध्य स्थिति होती है। ये क्या होती है? माध्य स्थिति होती है। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन या फिर इस दिशा में अधिकतम विस्थापन, यह आपका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। क्लियर हो गया?
किसी भी के लिए भी जैसे झूले के अंदर भी होता है, मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। दूसरा आता है, डेफिनेशन आती है आवर्ती। आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। तो देखो इसमें आप एक बोल सकते हो, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। बस हो गया। जैसे सपोज करो 1 सेकंड के अंदर 100 कंपन हो गए, तो आवर्ती कितनी होगी, 100 हर्ट्ज होगी। तो आप एक ये सीख सकते हो, इसका मात्रक जो है, आवर्ती का मात्रक है, वो अपन क्या लेते हैं, हर्ट्ज लेते हैं। हर्ट्ज को ही आप ये लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स लिख सकते हो। ये भी याद हो गया सबके। तीसरा एक नाम आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। टाइम काल हमेशा जब आपके शब्द काम में आ जाए काल, जैसे परिक्रमण काल, घूर्णन काल, दोलन काल, यहाँ आवर्तकाल। काल का मतलब होता है, यहाँ अगर बात करता हूँ तो एक चक्कर में या एक कंपन में, एक दोलन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी समझ आया होगा। अगर आप इसको नॉर्मली कई बार इसको एन से भी लिख देते हैं। अगर ये लिखना चाहो तो एन बराबर क्या होता है, 1/t। एन बराबर क्या होता है, 1/t। इसी को मैं ऐसे भी याद करवा सकता हूँ, एन टी बराबर क्या होता है, 1। तो आपने एक डेफिनेशन ये भी याद कर ली मेरे हिसाब से। आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध आपने याद कर लिया है। इसके बाद देखो, ये मेरे हिसाब से 3 नाम याद हो गए। आयाम के एम्पलीट्यूड क्या बताया, मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अगर ये विस्थापन है तो इसकी यूनिट अगर आई जाए परीक्षा में तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। आवर्ती 1 सेकंड में किए गए कंपनों दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मात्रक क्या आपका, हर्ट्ज है। इसके बाद में आवर्तकाल में क्या बताया मैंने, काल पीरियड की बात की, तो एक चक्कर, एक दोलन, एक घूर्णन में लगे समय को अपन क्या बोलते हैं, आवर्तकाल, दोलन काल, परिक्रमण काल, इस प्रकार बोलते हैं। इनका जो संबंध है वो क्या होता है, n बराबर 1/t या nt = 1 होता है। इसके बाद एक नाम आता तरंग धैर्य, वेवलेंथ। नंबर 4 क्या बताया मैंने, तरंग धैर्य या फिर वेवलेंथ। इसको नॉर्मली लैम्डा से शो करते हैं। लैम्डा का मतलब होता है कि आपने एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर दी उस तरंग ने। जैसे इस तरंग की बात करता हूं, यहां से चली ये तरंग, यहां से यहां तक एक चक्कर हो गया, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग धैर्य बोलते हैं। ये एक चक्कर आपका यहां से यहां तक भी हो रहा है, ये एक चक्कर आपका यहां से लेकर यहां तक भी हो रहा है। तो आप केवल ये समझ सकते हो कि एक चक्कर के अंदर आपकी तरंग ने, कोई भी तरंग है, उस तरंग ने कितनी रेखीय गति तय कर दी। उस रेखीय गति को अपन क्या बोलते हैं, उस रेखीय गति को अपन बोलते हैं लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। फिर नंबर 5 और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाँ, एक छोटी बात रहेगी, ये कहता है कि दूरी है, तो इसका अगर आपको ऐसा ही मात्रक पूछे तो आप क्या लिखोगे, ऐसा ही मात्रक आप लिखोगे मीटर। क्या लिखोगे, मीटर लिखोगे। लेकिन ध्यान दें, प्रकाश के तरंग धैर्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, लेकिन प्रकाश का तरंग धैर्य का ऐसे मात्रक पूछ ले तो भी आपको क्या लिखना चाहिए, मीटर ही लिखना चाहिए। फिर बाद में एक आता है बढ़िया सा तरंग वेग, वेव वेलोसिटी। तरंग वेग को लिखते हैं v बराबर n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा। v तो आपका वेग है तरंग का, n आपकी क्या है, आवर्ती है, और लैम्डा क्या है, तरंग धैर्य है। यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा कि फॉर्मूला लिखो, वो आपको क्या बताएगा, 2 चीज़ दे देगा और तीसरी पूछ लेगा। ये 2 दे के ये पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछा जाए ध्वनि का हवा में वेग 332 पर मीटर है, 332 पर मीटर है। अच्छा, इसका जो लैम्डा है वो आपको दे दिया 1 मीटर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये पूछ लेगा। फ्रीक्वेंसी पूछ के आपको पूछ सकता है आवर्तकाल क्या होगा। अगर आप ये निकाल लेते हो तो ये निकल जाएगा आराम से, क्योंकि ये तो निकलेगा आपका कैसे, अपन जानते हैं v बराबर क्या होता है n लैम्डा,
यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा v अपॉन लेमडा, v और लेमडा दे रखा है ना जाएगा। फिर t निकालना तो अपन जानते हैं एन टी बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन n। तो इस प्रकार से आप t निकाल सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ न सीख के आप ये सीखो, इसके अंदर आपको दो चीज़ें गिवन होंगी और तीसरी चीज़ वो आपसे पूछेगा, ठीक है ना। हो सकता है n गिवन नहीं हो, n की जगह आपको दे दे 1 अपॉन टी, क्या दे दे 1 अपॉन टी दे दे। तो इसी फॉर्मूले को मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ n लेमडा, ये लिखा था लेमडा अपॉन टी, बात एक ही है, या आपने याद कर रखा है, बात एक ही है। अब देखो नेक्स्ट टर्म के अंदर बढ़ते हैं और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगों की डेफिनेशन के लिए मैंने एक लाइन बोली थी, जिन तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किनकी बताई, माध्यम की आवश्यकता होती है, वे तो कहलाते हैं यांत्रिक तरंगें, और माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वे क्या कहलाते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो ये लिखा विद्युत चुंबकीय तरंगें, शॉर्ट में आप लिख सकते हो EMW, या आप लिख सकते हो। इसके देखो दो तीन क्वेश्चन शुरुआत में। नंबर 1 पहला क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन आपका बनता माध्यम आवश्यक नहीं है। आवश्यक है या नहीं है, तो आप लिखोगे माध्यम आवश्यक नहीं है, याद हो गया। नंबर 2, ये तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। अनुप्रस्थ का शायद इंग्लिश वर्ड आपके याद है ट्रांसवर्स, क्या नाम है, ट्रांसवर्स नेचर, ये याद। ये तरंगें यानी जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं सारी की सारी क्या होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। जिसमें अपन 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम लिखेंगे हम, वो सातों कैसी प्रकृति की है, अनुप्रस्थ प्रकृति की है, ये भी याद हो गया। तीसरा, सभी तरंगों, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग समान होता है, वेग समान होता है। इसमें एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, बाकी आप ये याद रखोगे कि रेडियो तरंगों का वेग होता है उतना ही प्रकाश का वेग होता है, ठीक बात है ना। या फिर पराबैंगनी किरणों का वेग होता है उतना ही कितना होता है, प्रकाश का वेग होता है। मेरे हिसाब से 3 बात याद कर लिया आपने। चौथा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ये तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, तो आप लिखोगे त्वरित गतिशील आवेश, या फिर त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। कौन सी तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो 4 क्वेश्चन आपने ये सीखा। अच्छा, फिर कितनी तरंगें हैं इसके अंदर, तो इन तरंगों के 7 तरंग आएंगे अपनी, कितनी तरंग आएंगी, 7 तरंग आएंगी। वे 7 तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, तो उनको क्रम से अपन याद करने की कोशिश करेंगे। कैसे याद करते हैं देखो, थोड़ा सा गौर करना। मेरे हिसाब से फिलहाल तक आपने 4 क्वेश्चन याद कर लिए, और अब मैं आपको याद ये करवाने की कोशिश करूंगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम कौन सा है, या फिर उनकी तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम कौन सा है। तो लिखा विद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा, नंबर 1 मैं लिख रहा हूं रेडियो तरंग, पूरा लिखें तो दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो। अच्छा, तरंग। दूसरे नंबर पे आती है लघु रेडियो तरंग, इन्हीं को बोलते हैं माइक्रोवेव। क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग। नंबर 3 पर आपके आता है अवसर्वे, अवसर्वे नहीं भाई,
अवरक्त, अवरक्त को ज्यादातर शब्द काम में लिया जाता है इंफ्रारेड। 4 नंबर पे अपना आता है प्रकाश, प्रकाश न बोल के इनको बोला जाता है विजिबल या दृश्य तरंग। 5 नंबर पे अपना आता है पराबैंगनी, पराबैंगनी को नॉर्मली यूवी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट। 6 नंबर पे अपना आता है अक्स किरणें, और 7 नंबर पे अपना होता है गामा किरणें, गामा किरणें। तो देखो एक दो बातें अगर आप ढंग से सीखना चाहो, अगर आप इधर से इधर जाते हो तो आपका लिखोगे लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम, तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम, यानी आपने क्या सीखा, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसका और सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसका, ठीक है ना। अगर आप इधर से इधर जाते हो तो देखो आवर्ती के लिए उल्टा बोल दोगे, ये आवर्ती का घटता क्रम है इस साइड में, ठीक है ना। चलो इसको ऐसे लिखता हूं, अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो आप ये याद करोगे आवर्ती घटती है, आवर्ती घटती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, और आप ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो आवर्ती का क्या होती है, घटती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, दीर्घ तरंग दैर्घ्य जो दीर्घ रेडियो तरंग है उनकी आवर्ती सबसे कम और इनकी आवर्ती सबसे ज्यादा, इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम, और बीच का क्रम रहेगा अपना, ठीक है ना। इनमें एक आध जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात और कर लेता हूं। इन तरंगों की खोज की थी मार्कोनी ने, किसने की थी, मार्कोनी ने की थी, ठीक है ना। इसके बाद में इन तरंगों का उपयोग रेडियो के अंदर होता है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक चीज सीख सकते हो कि मार्कोनी ने क्या किया था, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज की थी, लॉन्ग रेडियो वेव की खोज की थी। फिर बाद में आता है ये सूक्ष्म, इसको थोड़ा ध्यान देना, सूक्ष्म को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो, और तरंग को क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव। यहां बढ़िया से क्वेश्चन बनेंगे। इन तरंगों की खोज की थी हर्ट्ज ने, किसने की, हर्ट्ज ने। फिर बाद में इसके उपयोग के 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला इसका उपयोग राडार के अंदर, अब पहला एक क्वेश्चन तो ये बनता है राडार क्या काम में लेता है। तो राडार देखो, जो वायुयान होते हैं, वायुयानों की स्थिति पता लगाने के लिए राडार का उपयोग किया जाता है। राडार के अंदर आर का मतलब होता है रेडियो, लेकिन रेडियो अपनी 2 हो गई, कौन सी तरंग के काम में लेते हैं, लघु रेडियो तरंग काम में लेते हैं। तो आपके लघु नहीं लिखा है तो क्या लिखा सकता है, माइक्रोवेव काम में लेते हैं, ये याद होगा सबके। फिर आपका दूसरा जो इसका आंसर बन सकता है उपयोग है, वो आपने माइक्रोवेव ओवन, ओवन नाम सुना होगा, माइक्रोवेव ओवन, ओवन में माइक्रोवेव ओवन की जगह आपके ये भी लिखा आ सकता है कि भोजन को पकाने के लिए कौन सी तरंगे काम में लेते हैं, तो आप क्या लिखोगे, माइक्रोवेव काम में लेते हैं। नाम के अंदर ही लिखा हो माइक्रोवेव ओवन, याद हो गया। इसका जो तीसरा है वो ये बनता है आपका बढ़िया सा, कई बार आपने देखा होगा कि क्रिकेट की गेंद की स्पीड, क्रिकेट का मैच देखते तुरंत बता देते हैं कि 145 है या 130 जो भी है। तो किसी गेंद की स्पीड, क्रिकेट की, टेनिस की, तीसरा और इम्पोर्टेंट है गेंद की स्पीड मापना, कि गति मापने में, गति मापने में, ये भी याद होगा सबके। अरे चारों चारों बढ़िया क्वेश्चन है। एक और आता है नंबर 4, आप ये सीख सकते हो, कई बार आपने सुना यातायात पुलिस वाला गाड़ी की स्पीड माप लेता है दूर से ही और फिर चालान कर देता है, तो वो कौन सी तरंगे छोड़ता है, वो माइक्रोवेव तरंगे छोड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपके 4 क्वेश्चन याद हो गए ढंग से। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि माइक्रोवेव का उपयोग किस में करते हैं, राडार में करते हैं,
राडार क्या होता है? हवा के अंदर किसी वायुयान की गति स्थिति ज्ञात करने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं उसको बोलते हैं राडार, ठीक है ना। राडार के अंदर आर का मतलब रेडियो होता है। रेडियो यहाँ पर 2 में आ चुका है, तो आप ये सीखोगे लघु रेडियो तरंगे काम में लेते हैं। लघु प्राय नहीं लिखा हुआ था तो आप क्या लिखोगे? माइक्रोवेव काम में लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपने माइक्रोवेव ओवन के अंदर कौन सी तरंगे? माइक्रोवेव। इसके बाद में आपने ये मैंने बोला कि भोजन को पकाने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। गेंद की या फिर गाड़ी की स्पीड मापने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक इम्पोर्टेंट आपने कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद में आवर्त। आवर्त भी अपना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा यहाँ चल रहा हूँ। इसकी खोज की थी हर्शेल ने। किसने की थी? हर्शेल ने। कोई खास नहीं है, छोड़ दो चाहे इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इसका उपयोग। ये सीखो, उपयोग नंबर 1। देखो अवरक्त तरंगे जो हैं इनको कोहरे के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर, कोहरे में फोटोग्राफी करनी हो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। कोहरे की जगह आ जाए कि रात को फोटोग्राफी करनी हो तो भी आप क्या काम में लोगे? इंफ्रारेड तरंगे काम में लेते हो। या कोहरे में फोटोग्राफी करनी हो तो भी आप क्या काम में लेते हो? इंफ्रारेड तरंगे काम में लेते हो, ठीक बात ना। रात को फोटोग्राफी करनी हो तो इंफ्रारेड तरंगे काम में लेते हो। इसके बाद नंबर 2 आपका बनता है, एक आपने ये देखा होगा रिमोट। रिमोट चाहे टीवी का हो, एसी का हो, किसी का भी हो, इन उपकरणों को दूर से कंट्रोल करने के लिए एक उपकरण काम में लेते हैं जिसको रिमोट बोलते हैं। और रिमोट के द्वारा कौन सी तरंगे छोड़ी जाती हैं? वो होती हैं IR तरंगे होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, इनको IR भी बोलते हैं, ठीक बात है। फिर बाद में तीसरी बात और बढ़िया सी बात आप ये सीख सकते हो कि आजकल एक आता है थर्मल गन। क्या बताया मैंने? थर्मल गन। कोरोना काल के अंदर दूर से टेम्परेचर मापने के लिए एक थर्मल गन काम में लेते हैं, और उस थर्मल गन के द्वारा भी कौन सी तरंगे काम में ली जाती हैं? उस थर्मल गन में इंफ्रारेड तरंगे काम में ली जाती हैं। फिर बाद में आप देखो एक छोटी सी बात रहेगी, इंफ्रारेड तरंगे हैं वो गर्म पिंडों के द्वारा, यानी आप यूं बोल सकते हो किसी पिंड को गर्म कर दे, पृथ्वी गर्म होकर IR छोड़ती है ना, पिंडों के द्वारा छोड़ी जाती है, ठीक है ना। इसका नंबर 4 आपने ग्रीन हाउस नाम सुना होगा। ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसके अंदर होता क्या है कि वो IR तरंगे काम में लेता है। ग्रीन हाउस के अंदर कौन सी तरंगे होती है? एक होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो अलग होता है। मैं यहाँ पर सब्जी उगाने वाला या कुछ और गार्डन के अंदर काम में लेने के लिए ग्रीन हाउस जो बनाया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अंदर कौन सी तरंगे काम में लेते हैं? IR तरंगे काम में लेते हैं। मेरे हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट थे, दोनों के उपयोग आपके एकदम याद हो गए। एक बार इनको भी करूंगा, लेकिन इससे पहले आप बताओगे दीर्घ रेडियो तरंग खोज मार्कोनी और रेडियो टीवी के अंदर काम में लेते हैं, संचार में काम में लेते हैं। फिर बाद में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किसमें होता है? मैंने राडार के अंदर है, सेलुलर फोनों के अंदर है, बेतार के तार में, फिर ये याद कर लिया अपन ने। फिर बाद में आवृत्त या IR तरंगे हैं, खोज हर्शेल। यहाँ क्या बताया मैंने? कोई पिंड गर्म होकर कौन सी तरंगे छोड़ता है? IR तरंगे छोड़ता है। इसके बहुत सारे बढ़िया इंपॉर्टेंट उपयोग बता दिए हैं। चलो 3 हो गए हैं। इसके बाद इससे पहले मैंने ये भी बताया था सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका। मेरे हिसाब से आपने एकदम याद कर लिया। ये दोनों एकदम विपरीत हैं। लघु दीर्घ रेडियो तरंगों का लैम्डा वो सबसे ज्यादा है। अब बात आती है प्रकाश की। जब प्रकाश की बात आती है तो प्रकाश की खोज या प्रकाश तरंगों की दृश्य तरंगों की खोज न्यूटन ने की थी, याद हो गया। इसके बाद में जब प्रकाश की बात होती है तो इसमें 7 रंग होते हैं, और 7 रंग सबके याद है, VIBGYOR। इन 7 को अगर मिला देते हो तो कैसा रंग बनता है? श्वेत प्रकाश बनता है, ठीक है ना। इसके बाद में इनका जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है,
कई बार यहाँ पर 3800 न लिख के यहाँ पर वो 4000 भी लिख देते हैं, ये भी याद हो गई। फिर प्रकाश किस काम में आता है? किसी दृश्य, नाम ही लिखा हुआ है, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है। फिर आगे आता है यूवी। जब यूवी किरणों से हमारी रक्षा की जाती है, वो आपका पढ़ा हुआ है खूब, है ना। इसके मैं बात करूंगा, इसका जो खोज है वो रिक्टर या रिटर ने किया था। खोज नहीं याद करो तो भी कोई खास बात नहीं, शुरुआत के 2 याद कर लेना। फिर बाद में उपयोग की बात आती है, तो यूवी किरणों के द्वारा जल शोधन, जल को साफ करने में किया जाता है। एक तो ये है ना, ये मुख्य उपयोग है। और एक यूवी किरणों का उपयोग, एक तो मैंने क्या था, जल शोधन। जल शोधन के अंदर यूवी तरंगों का उपयोग करते हैं। एक आप याद कर सकते हो फिंगरप्रिंट लेने के लिए, फिंगरप्रिंट लेने के लिए, या ये न बोल के आप ऐसे बोलो, जो नकली दस्तावेज होते हैं, पहचान, नकली दस्तावेजों की पहचान करने के लिए, नकली दस्तावेजों की पहचान करने के लिए कौन सी तरंगें काम में लेते हैं? पराबैंगनी किरणें काम में लेते हैं। आक्स किरणें, आक्स किरणों की खोज सबको पता है मेरे हिसाब से, WC रोंटजन, और इसी खोज के लिए 1901 में रोंटजन को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी का। इसका उपयोग करें तो एक है, एक तो चिकित्सा के अंदर होता है एक्स किरणों का उपयोग, किसमें? चिकित्सा में। फिर एक बढ़िया सा उपयोग होता है क्रिस्टलों की जांच में, क्रिस्टलों की जांच में। बस 2 याद कर लो, बहुत है। इसके बाद में गामा किरणें, गामा किरणों का क्या ज़्यादा क्या कम अपने याद कर लिया। और इनकी खोज अगर न करो तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी खोज की थी जिसने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी। तो बैकुरल है इसका, ये कैंसर की चिकित्सा में काम में आते हैं, कैंसर की चिकित्सा में। तो भाई इस प्रकार से अपन ने ये तरंगें, सारी तरंगें कंप्लीट कर ली हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक विशेष रूप से आर्मी, जीडी, कलरक और आर्मी टेक्निकल के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। अच्छा, इससे नेक्स्ट वाला एक टॉपिक करेंगे अपन, साउंड यानी ध्वनि का करेंगे। वो साउंड वाला टॉपिक वो रीट के लिए और आर्मी वालों के लिए, SSC के लिए, सभी के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। इससे संबंधित मैंने एक टेलीग्राम चैनल है अपना, उस पर एक कुछ क्वेश्चन डाले थे, वो मानना हूँ कि वो आपने किए होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपना आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, जिससे कि क्या कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।